हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की फोर्थ यूनिट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बिजनेस आइडिया एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में आपको बताया गया है। तो यूनिट 4 को 5 पार्ट्स में हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो है वो उसका फ्रेमवर्क तैयार किया है। इन्हीं 5 पार्ट्स में आपकी एंटायर यूनिट कवर हो जाएगी। फर्स्ट कंपोनेंट आपकी आज के इस लेक्चर का रहने वाला है बिजनेस प्लानिंग। Second component will be business plan. Third component will be business processes, जिसमें कि हम operational and managerial processes को study करेंगे. Fourth component will be project report. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मेन पॉइंट है ये। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इसके कंपोनेंट, इसकी जो है टाइप्स एट्सेट्रा। चलो जो भी क्वेश्चन है वो मैं सेपरेटली PDF बना के आपको दे दूंगा। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो यही 5 पॉइंट्स है जो पूरी यूनिट्स में जो है आपको दिए गए हैं ये 4th यूनिट में, और इस यूनिट में यही सब कुछ आपको जो है स्टडी करना है। तो पहली जो यहाँ पे स्लाइड बनी है दैट इज रिगार्डिंग बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, बिजनेस प्लान और बिजनेस प्लानिंग ये मोर और लेस सेम है, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि बिजनेस प्लानिंग में आप करते क्या है, आप प्लानिंग करते हैं किस चीज़ की प्लानिंग, आप प्लानिंग करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्शन की। ठीक है, तो जब आप पूरी प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपके पास एक कंक्रीट, एक मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव जिसे आप सिलेक्ट करते हैं दैट इज बिजनेस प्लान। ठीक है, तो पहले बिजनेस प्लानिंग की प्रोसेस को स्टडी करेंगे, फिर बिजनेस प्लान को अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले बिजनेस प्लानिंग में इसका मीनिंग देख लेते हैं। बिजनेस प्लानिंग, प्लानिंग हम बार बार बिजनेस में स्टडी करते आ रहे हैं। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू एंड हाउ मच टू डू, ऑल दीज आर प्लानिंग्स। ठीक है, तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर। इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्व नियोजन करना, पहले ही सोचना कि हमने करना क्या है और कब करना है, किस मात्रा में करना है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेस है वो 5 पार्ट में डिवाइड की गई है, जो कि आमतौर पर हम प्लानिंग की जो है वो प्रोसेस को करते हैं। यानी 5 स्टेप में ही हम लोग इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। पहली जो स्टेप है यहाँ पे दैट इज जनरेटिंग बिजनेस आइडिया। Second is environmental scanning. Third is testing the feasibility of business idea. Fourth is business plan and development, and fifth is implementation of plan and follow-up action. इन्हीं 5 स्टेप्स को इस PDF के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश की गई है कि आखिर ये होता क्या है। पहला जो स्टेप हमारा प्लानिंग का रहता है वो है विभिन्न अपॉर्चुनिटीज, विभिन्न आइडियाज, विभिन्न जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स है उनकी सर्चिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, यानी किसी भी व्यवसाय को करने से पहले आप उसके बारे में पहले जानना चाहोगे कि हमारे पास कौन कौन से बिजनेस ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे हम कर सकते हैं, क्या व्यवसाय हम कर सकते हैं, उसके बारे में पहले सोचना। तो हम कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, कौन सा व्यवसाय हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, बेनिफिशियल होगा, इसका पता हमें कैसा लगता है। इसका पता हमें लगता है फर्स्ट पार्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे है दैट इज बाय डूइंग मार्केट रिसर्च। अगर आप मार्केट रिसर्च करते हैं तो मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी डिमांड है, कितने उस प्रोडक्ट के सप्लायर है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। सेकंड इज डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, दैट मे बी ए गुड बिजनेस आइडिया। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो उस केस में हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ट्रेंड इन द मार्केट, मार्केट का ट्रेंड मतलब कि कस्टमर्स किस प्रोडक्ट को डिमांड करता आ रहा है और किस मात्रा में, किस कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो डिमांड करता है। अगर डिमांड फ्लक्चुएट करती है किसी प्रोडक्ट की तो वहाँ पर बिजनेस करना रिस्की होगा। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कंटिन्यूस बनी हुई है तो उस प्रोडक्ट को हम डेफिनेटली बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी डिमांड भी अच्छी रहेगी। फैशन ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट का
फैशन है जिसे आप बनाने की सोच रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझें तो किसी भी बिजनेस आइडिया को जनरेट करने से पहले या उसको सिलेक्ट करने से पहले हम मार्केट की जो फैशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी देखना चाहिए। मार्केट में कैसा फैशन है, हमें वैसा ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए। कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट में किसी प्रोडक्ट के कितने प्रोड्यूसर है, वो कैसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें भी व्यवसाय के आइडिया को जो है वो अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट सोर्स इज इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, दैट इज क्रिएटिविटी। इनोवेशन इसके बाद क्रिएटिविटी, अगर एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन क्रिएटिव है तो नई नई चीज़ें वो इन्वेंट करेगा और नई चीज़ें इन्वेंट करने से वो एक नया बिजनेस खड़ा कर सकता है। इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, इट इज़ सेम थिंग। जब आप क्रिएटिविटी को फिजिकल फॉर्म दे देते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट बिकम्स इनोवेशन। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कई बार सरकारें भी किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को, पार्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेसमैन या जो भी ट्रेडर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, उन्हें प्रेरित करती है, तो उस केस में भी हमें व्यवसाय करने का आइडिया मिल सकता है। ट्रेड फेयर से हमें प्रोडक्ट की डिमांड का पता लगता है। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिस बिजनेस फील्ड को आप जो है स्टडी करना चाहते हैं, यानी जिस फील्ड में आप एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में पहले से कितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अन्य कॉम्पिटिटर के द्वारा, अन्य प्रोड्यूसर्स के द्वारा लोगों को, कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है, उन चीज़ों को जो है आपको स्टडी करना है। उससे भी आपको बिजनेस आइडिया का जो है वो सोर्स पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट। ठीक है, तो अगर मार्केट में अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, डेफिनेटली हम वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वहाँ भी एक चीज़ जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी कि उन रिसोर्सेज से हम किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे प्रोड्यूस करके हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, ये चीज़ हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। इसके बाद है टेक्निक्स ऑफ जनरेटिंग न्यू बिजनेस आइडिया। ये जो नया बिजनेस आइडिया है ये किसी भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है एक्सीडेंटली आपको कोई चीज़ पता लग जाए कि या कोई इंसिडेंटली जो है आपको आपके दिमाग में कोई चीज़ स्ट्राइक कर जाए कि नहीं, इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। या फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग, कीपिंग जनरल लेजर, फ्री राइटिंग, ब्रेन राइटिंग, माइंड मैपिंग एट्सेट्रा, ये सारी जो टेक्निक्स हैं इनका यूज़ करके भी जो है वो नए नए आइडियाज़ व्यवसाय के संबंध में जनरेट कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको बुक्स में काफ़ी कुछ जो है वो मिल जाएगा। वैसे ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, आपको साथ में खैर बताया भी गया है। जो सेकंड स्टेप आपका प्लानिंग में रहता है, दैट इज़ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। यानी जिस एनवायरनमेंट में आप काम करना चाहते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, इसकी आप स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग का मतलब होता है कि आप मार्केट के एनवायरनमेंट को, मार्केट के वातावरण को अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार या अपनी जो आपकी जो बिजनेस करने की जो आपकी इच्छा है उसके साथ जो है आप उसको मैच करते हैं कि क्या आपकी प्रोडक्ट के लिए, क्या आपके बिजनेस आइडिया के लिए वो मार्केट सूटेबल है या नहीं है। तो ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में एनवायरनमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल में वो सारे एनवायरनमेंट आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जो व्यवसाय के नियंत्रण में है। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटेन दोज components which are not in the control of business. Third is testing feasibility of idea, कि जो हमें व्यवसाय करने का जो आइडिया प्राप्त हुआ है, जो हमने फाइंड आउट किया है, क्या वो फिजिबल है, क्या उस बिजनेस आइडिया को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस मार्केट फिजिबिलिटी को हम 4 पार्ट्स में जो है स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज मार्केट फिजिबिलिटी, सेकंड इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, थर्ड इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, फोर्थ वन इज अदर फैक्टर्स। मार्केट फिजिबिलिटी में आप लोग स्टडी करते हैं
कि जिस बिजनेस आइडिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो मार्केट में फिट बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा। कहीं आप ऐसा प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस ना कर दें जो मार्केट से आउटडेटेड है, जिसके लिए मार्केट में प्रॉपर डिमांड ना हो। सेकंड इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। जिसे आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, उस व्यवसाय को करने के लिए आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में, सफिशिएंट मात्रा में आपके पास पैसा यानी कि वित्तीय संसाधन है या नहीं है। वित्तीय संसाधन है, go for that idea. If not, then you can choose another alternative. Next is technical feasibility. आपका जो बिजनेस आइडिया है उसके लिए क्या आपके पास टेक्निक्स अवेलेबल है। अब टेक्निक्स को भी दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। दैट मे बी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड मशीन टेक्नोलॉजी। आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। आपके पास लेबर अवेलेबल है तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। आपके पास मशीन्स अपडेटेड टेक्नोलॉजी है तो उस केस में आप टेक्निकल और आई शुड से टेक्नोलॉजिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की फिजिबिलिटी भी आपको चेक करनी पड़ती है। अदर एस्पेक्ट्स में जो है वो बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, जिसमें कि आपकी डिमांड सप्लाई आ गई या फिर रिसोर्स अवेलेबिलिटी आ गई, सूटेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, कस्टमर डिमांड, वो बहुत सारी चीज़ें जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ वन विल बी बिजनेस प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, ये जब आपने सारे प्लान्स जो है वो स्टडी कर लिए उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर प्लान जो कि मोस्ट सूटेबल है उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बारे में उसके मेन कंपोनेंट्स नोट डाउन करेंगे। राइटिंग अ बिजनेस प्लान दैट डिस्क्राइब योर स्ट्रेटजीज टू रन द बिजनेस। यानी कि बिजनेस प्लान सिलेक्ट करने के बाद, एक बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करने के बाद आप एक ऐसा बिजनेस प्लान जो है राइट डाउन करेंगे जिसके माध्यम से आपको व्यवसाय कैसे करना है ये चीज़ें क्लियर हो जाए। यानी कि बिजनेस प्लान डेवलपमेंट में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखते हैं जिन स्टेप्स में या जिस प्रक्रिया से हम लोगों ने व्यवसाय करना है। फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। आपने जो प्लान तैयार किया है जिसको आपने व्यवसाय में इम्प्लीमेंट करना है, उस व्यवसाय को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उस प्रोजेक्ट की एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है एक निश्चित अवधि के बाद हम उसको असेस करेंगे। अगर अच्छी प्रोग्रेस है और हम उसको एनरिच करेंगे, अगर प्रॉपरली वो आउटकम अच्छे नहीं दे पा रहा है तो फिर हम उसको फ्यूचर में मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम उसका फॉलो अप एक्शन लेंगे। तो ये 5 स्टेप्स रहेंगे बिजनेस प्लानिंग में, जिसके माध्यम से आप एक बिजनेस प्लान डेवलप कर सकते हैं जिसे कि आप फाइनली बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकंड जो आपका स्टेप रहने वाला है दैट इज रिगार्डिंग बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान को हमने अभी डिस्कस किया। बिजनेस प्लान इज दैट रिटन स्टेटमेंट व्हिच सेज और व्हिच डिस्क्राइब हाउ द बिजनेस इज टू बी डन। सेम थिंग इज रिटन हियर। बिजनेस प्लान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब योर बिजनेस। यानी कि आपका बिजनेस कैसा है, किस चीज़ का आपका बिजनेस है, किस गुड्स एंड सर्विसेज को आपने प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, क्या आपके स्टेप रहने वाले हैं, कैसे रिसोर्सेज आप अरेंज करेंगे, कैसे आप उनको यूटिलाइज करेंगे, क्या आपका चैनल या मोड ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है एक बिजनेस प्लान में डिस्कस की जाती है। इट कवर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, strategies of business, sale related details, marketing related details and financial forecast about a business। तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेस प्लान में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, बिजनेस प्लान से ही ये सारी चीज़ें जो है आती है। पहले आप बिजनेस प्लान डेवलप करते हैं, उसके बाद ही ये जो चीज़ें हैं, वेदर इट इज़ मार्केटिंग, वेदर इट इज़ इनोवेशन, वेदर इट इज़ स्टेज स्ट्रेटजी, गोल्स, टीम आइडिया, परफॉर्मेंस एटसेट्रा, ऑल दीज आर सेकेंडरी थिंग्स टू बिजनेस
प्लान। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? पहला जो ऑब्जेक्टिव, जिसे हम सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस प्लान के व्यवसाय के लिए कह सकते हैं, वो है कि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस प्लान है, ये व्यवसाय को एक दिशा प्रदान करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि व्यवसाय कैसे करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है। बिजनेस प्लान आउटलाइन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी कि हमने पहले कौन सा स्टेप करना है, उस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, और फिर उसके बाद अगला क्या स्टेप रहेगा, ये प्रोसीजर A to Z सारा बिजनेस प्लान में दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है अट्रैक्ट लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। देखिए, बिजनेस प्लान जब आपका बन जाता है तो आप रिसोर्स अरेंजमेंट का काम करते हैं, यानी कि बिजनेस प्लान को आप तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तब तक आप मूर्त रूप नहीं दे सकते जब तक आपके पास पैसा ना हो। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? वो आएगा या तो इन्वेस्टर से या फिर लोन के थ्रू लेंडर्स से। तो अगर आपका प्लान कंक्रीट है, सुलझा हुआ है, इफेक्टिव है, और आप उस प्लान को प्रेजेंट करते हैं लेंडर्स के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, तो इन्वेस्टर्स भी उसकी सिग्निफिकेंस को समझेंगे और आपके व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वो प्लान क्लियर नहीं है, उसमें प्रोसीजर क्लियर नहीं है, उसमें आपको व्यवसाय कैसे करना है, कैसे आप जो है अपने व्यवसाय को अरेंजमेंट, व्यवसाय के रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, या व्यवसाय का जो है वो कार्यकलाप, इसका जो प्रोसीजर अरेंज करेंगे, वो चीज़ जब प्रॉपर नहीं है तो इन्वेस्टर्स भी उस केस में जो है इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको भी आपके बिजनेस में रिस्क ज़्यादा नज़र आता है। अगला जो ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद प्रपोज्ड वेंचर। वो सभी एस्पेक्ट, वो सभी पहलू जो आपके व्यवसाय से संबंधित रहने वाले हैं, सभी चीज़ें आप बिजनेस प्लान में डिस्कस करते हैं। और बिजनेस प्लान इस चीज़ की गाइडलाइंस भी देता है कि हम उस प्लान को एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसका महत्व हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट इज रोड टू बिजनेस सक्सेस। हमने पहले ही स्टडी किया कि बिजनेस प्लान एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। उस रोड मैप के माध्यम से हम व्यवसाय के क्रियाकलाप, व्यवसाय की कार्यप्रणाली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी किस प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, हम रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करेंगे, कितना हम उसका यूज़ करेंगे, किस कैपिटल का हमने यूज़ करना है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हम किस तरह के जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है या वेरिएबल कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, ऑल दीज थिंग्स आर वेल डिस्क्राइब्ड एंड वेल डिस्कस्ड इन बिजनेस प्लान। तो इससे जो है व्यवसाय की जो सक्सेस है, व्यवसाय की जो सफलता का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन बिजनेस ऑपरेशंस एंड फंक्शनिंग। व्यवसाय को काम करने में इससे सहायता मिलती है। एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय के विभिन्न पहलू जिस तरीके से व्यवसाय काम करेगा वो सभी बिजनेस प्लान में एक्सप्लेन किए जाते हैं। उससे जो है व्यवसाय में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है, सब चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती है। फोर्थ वन इज मॉनिटरिंग द बिजनेस प्लान सक्सेस। तो बिजनेस प्लान में कैसे उस प्लान की मॉनिटरिंग करनी है, फॉलो अप एक्शन कैसे जो है आपने करना है, अपनी सक्सेस को कैसे मेजर करना है, और आपकी जो फेलियर्स है उसको कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें भी पहले से प्रोसेस के थ्रू जो है वो दी होती है। फिफ्थ वन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन फॉर अचीविंग गोल्स। अगेन द सेम थिंग, बिजनेस
प्लान के माध्यम से हमें अपने उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा मिल जाती है। बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की जो बेनिफिट है वो हम मेज़र कर सकते हैं उनको मिले रिटर्न के माध्यम से। व्यवसाय अच्छा होगा तो अर्निंग अच्छी होगी, और अर्निंग अच्छी होती होगी तो इन्वेस्टर्स के बेनिफिट अच्छे होंगे। बट बिजनेस प्लान जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे इन्वेस्टर्स के बेनिफिट होंगे, यानी इन्वेस्टर्स को मिलने वाला रिटर्न होगा। रिवील बिजनेस मिशन, यानी कि बिजनेस प्लान हमें ये बताता है कि किसी व्यवसाय के उद्देश्य क्या है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग बिजनेस गोल, अगेन सेम थिंग, यानी कि व्यवसाय के जो उद्देश्य है, पूर्व निर्धारित गोल जिसको हम कह सकते हैं प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स, उनको कैसे अचीव करना है, इन सारी चीज़ों को बिजनेस प्लान डिस्क्लोज करता है। रोड मैप ऑफ एक्टिविटीज़, what activities are to be done by the business, how they are to be executed, when they have to be executed, and who will execute those activities. All these details are given and explained in business plan. It provides guidance to businessmen, guidance to employees, guidance to investors, guidance to lenders. Means it provides guidance to each and every stakeholders of the business. It shape the design of business. यानी बिजनेस प्लान वास्तव में है क्या? ये व्यवसाय का डिज़ाइन है, व्यवसाय का ढांचा है, यानी कि व्यवसाय हमारा कैसा होगा ये निर्धारित करता है हमारा बिजनेस प्लान। द लास्ट वन इज कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, यानी व्यवसाय को नियंत्रित करने का भी यह एक जरिया है। और नियंत्रित कैसे करेंगे? जब हम पूर्व निर्धारित कार्यों को ही करेंगे और प्लान में जो सब सारे स्टेप्स डिस्कस किए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर व्यवसाय करेंगे तो फिर हम जो है अपनी सीमाओं को कभी नहीं क्रॉस करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम बिजनेस को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी मेन है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बिजनेस प्लान, व्हाट आर इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, इट्स इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें दी होनी चाहिए? वैसे तो चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सारी चीज़ें, जो सारी एक्टिविटीज़, सारा रोड मैप, सारी जो है क्या बिजनेस ने करना है, कब कैसे करना है, ये चीज़ें दी होनी चाहिए। पर बिट फिर भी हमें जो है ये वन बाय वन स्टेप्स जो है आपको लिखने पड़ेंगे। पहला कंटेंट जो बिजनेस प्लान का रहेगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन। आपका व्यवसाय, आपके व्यवसायी कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है, आपके प्रोमोटर्स कौन है, आपका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें दी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव समरी, जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स हैं, चीफ मैनेजिंग ऑफिसर्स है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, सेक्रेटरीज है, जो भी व्यवसाय के ऑफिशियल्स हैं उनकी एग्जीक्यूटिव समरी आपके बिजनेस प्लान में दी होनी चाहिए। इंडस्ट्री डिस्क्रिप्शन, किस इंडस्ट्री में आप काम करना चाह रहे हैं, किस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं, इसकी भी डिटेल आपको उस बिजनेस प्लान में देनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, आप किस फील्ड में जो है वो कार्य करेंगे, किस गुड्स में काम करेंगे, किस सर्विस में काम करेंगे, आपका उद्देश्य क्या है, आपका मिशन क्या है, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स रहेंगे जो आप मार्केट में सेल आउट करेंगे, आपकी सर्विसेज कहाँ रहेगी, किस एरिया में रहेगी, किस फील्ड में रहेगी, आप किस जेंडर के लिए काम करना चाहते हैं, आप किस ग्रुप ऑफ सिटीजन को जो है सेटिस्फाई करने के लिए काम करना चाहते हैं, आपके व्यवसाय की स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, ये पूरी जो एक समरी है डिटेल की, ये आपके प्लान में दी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन प्लान, आप कितना प्रोडक्शन करेंगे, किस टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे, किस क्वालिटी का प्रोडक्शन करेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी रहेगी, आपकी प्राइस कितनी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें भी इसमें होगी। ऑपरेशनल प्लान, आपकी आउटपुट किस तरह की रहेगी, आपका सेल का प्रोग्राम क्या रहेगा, आपने
किस तरीके से जो है या किस मोड ऑफ पेमेंट में व्यवसाय करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको जो है नोट करनी पड़ेगी इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, वेदर इट इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आप आपके ऑफिशियल्स का ढांचा कैसे रहेगा, काम करने का एक तरीका क्या क्या रहेगा, आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है, सेम लेवल अप्रोच है, ये सारी चीज़ें आपको है इसमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मार्केट प्लान में आप पहले मार्केट को डिफाइन करेंगे जहां आपने काम करना है, प्रोडक्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे, प्रोडक्ट की क्या कीमत रहेगी, ये चीज़ आपको जो है बिजनेस प्लान में जो है वो देना पड़ेगा। प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, वैसे ये चीज़ ये तो खैर बाद में डिपेंड करती है आपकी डिमांड पे भी, बट इवन देन आपको जो है प्राइसिंग में ये चीज़ देनी होती है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग है या फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, उससे भी जो है आपको ये चीज़ें जो है आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, whether you are distributing your output through wholesaler, you are directly selling your output to retailers, or directly making sale through internet to directly to the customers, that may be also an option। तो ये चीज़ें भी आपको देनी है। प्रमोशन, what kind of I should say promotional mode you have to adopt। अब promotional mode में हम लोग स्टडी करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, इसमें हम स्टडी करते हैं पर्सनल सेलिंग की, इसमें हम स्टडी करते हैं उन सभी एक्टिविटीज़ की जिसके माध्यम से आप प्रोडक्ट को पब्लिसिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको प्रमोशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी बिजनेस प्लान में। कंपटीशन एनालिसिस, मार्केट में कितना कंपटीशन है, कौन आपके कॉम्पिटिटर्स है, किस कैटेगरी ऑफ कंपटीशन में आप जो है प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद एक बहुत मेन कंपोनेंट आपका यहाँ रहेगा, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लान। ये आपका इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा, आपकी बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, और एनुअली आपको ये चीज़ें मेंटेन भी बाद में करनी है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देनी पड़ेगी। लास्ट में आपको एक चीज़ जानना यहाँ ज़रूरी है, और वो ये कि बिजनेस प्लान यानी प्रोजेक्ट प्रपोजल, इसको आप प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोल सकते हैं, प्लान प्रपोजल, बोथ ऑफ दीज आर सेम थिंग्स। तो प्लान को बनाते समय कौन कौन सी प्रिकॉशंस का जो है हमने वो ध्यान रखना है, व्हाट विल बी प्रिकॉशंस व्हाइल प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट अप्रेजल। फर्स्ट इज सेटिंग रीजनेबल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बहुत बड़े नहीं सेट करने हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे भी सेट नहीं करने हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए जो आप अचीव कर सकते हैं। एस्टिमेट फ्यूचर प्रॉब्लम्स, आप सिर्फ प्रॉफिट को मत एस्टिमेट कीजिए, फ्यूचर में आपको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, ये भी आपको जो है सोचना चाहिए। फुल कमिटमेंट, व्यवसाय को एक बार उसने जो व्यवसाय काम करने का, व्यवसाय एस्टेब्लिश करने का जो है वो निर्णय ले लिया है, तो उसको उसके बाद फुल कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। ठीक है, अगर फुल कमिटमेंट से काम नहीं करेगा तो दैट में रिजल्ट इनटू लॉसेस। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस प्लान एस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे जो है वो छोटे प्लान से शुरू करना चाहिए और बड़े प्लान की तरफ मूव करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस केस में आप बड़ा प्लान चूज कर सकते हैं, दैट मे बी सुटेबल फॉर मार्केट स्ट्रेटजी। किसी भी प्लान को आप जो है एक रूम में बैठ के, एक कमरे में बैठ के या दो चार लोगों से डिस्कस करके एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। प्लान बनता है मार्केट की स्टडी करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, यू विल फाइंड आउट द एक्चुअल मार्केट पोजीशन। अब उस एक्चुअल मार्केट पोजीशन में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, कितना आप बिजनेस कर सकते हैं और क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन रह सकता है, वो सारी चीज़ें मार्केट स्टडी से पता लग जाएगी। रिसर्च अबाउट ऑपरेशंस, यानी जो आप कार्य करना चाहते हैं, जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उससे के संबंध में
आपको मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट की रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको फ्यूचर में पछताना पड़ सकता है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन, आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, व्यवसाय से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन उस व्यवसाय को शुरू करने से पहले इकट्ठी करनी पड़ेगी, एनालाइज करनी पड़ेगी। उस एनालिसिस से आपको अपने व्यवसाय के लिए अवेलेबल स्कोप को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, बिल्कुल कभी भी आपको अगर खासकर जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इंडिविजुअली प्लान्स नहीं बनाने चाहिए। एक्सपर्ट से डिस्कस कीजिए, एक्सपर्ट्स की राय लीजिए। एक्सपर्ट काफ़ी उनके पास जो है मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट की रिसर्च की होती है और पुराने समय में वो काफ़ी सारे बिजनेसेस के साथ अटैच होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको अच्छा गाइड करेंगे। नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, हमेशा बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखनी चाहिए, क्या उनके स्टेप्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर प्रोड्यूसिंग, और कितने फ्रिक्वेंटली वो अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। एंड द लास्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। आपके पास व्यवसाय की लोकेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब व्यवसाय की लोकेशन आपकी कैसी होगी, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। ओके, तो इसमें हम लोगों ने प्रिकॉशंस ऑफ बिजनेस प्लान के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहने वाला है, दैट इज रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस यानी वो सारे कार्य जो एक व्यवसाय में किए जाएंगे। दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल प्रोसेसेस। पहले इसका मीनिंग नोट कर लीजिए। बिजनेस प्रोसेसेस आर सेट ऑफ एक्टिविटीज which are carried out necessarily to achieve different organizational goals। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारे कार्य जो व्यवसाय के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, उन सभी को हम व्यवसाय की डिफरेंट प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस या व्यवसाय की प्रक्रियाएं कह सकते हैं। तो इसको अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में बिजनेस प्रोसेसेस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑपरेशनल प्रोसेस एंड सेकंड टाइप इज मैनेजमेंट प्रोसेसेस। तो ऑपरेशनल प्रोसेसेस में हम क्या स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, planning and controlling the production and quality control। देखिए, इन सभी चीज़ों से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इस ऑपरेशनल प्रोसेसेस में हम प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं। और ये जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस है उसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम मैनेजमेंट प्रोसेसेस में हम लोग प्लान्स वगैरह जो है वो बनाएंगे, और जब हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हो जाता है आपकी ऑपरेशनल प्रोसेसेस। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को हम पीडीएफ के माध्यम से जो है वो यहाँ स्टडी करेंगे। इस पीडीएफ में हम सिर्फ ऑपरेशनल प्रोसेसेस को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि आपके जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस है दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिलेबस एज सच, बिकॉज इन सभी चीज़ों को हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एटसेट्रा। यहाँ पे हम जो है इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। पहला जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है वो है प्लान, दैट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए, व्हाट शुड बी द डिज़ाइन ऑफ आवर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड अंडर प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन क्यों जो है हम लोग जो है तैयार करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन से
एक्चुअली हम अपने प्रोडक्ट की इमेज तैयार कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कैसा होगा, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अब इस प्रोडक्ट डिज़ाइन को अगर हम काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। हम दूसरे कंपटीटर्स के साथ जो है कम्पिटिट compete कर पाएंगे। हम प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी इंक्रीज कर पाएंगे, क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट को सेफ और सिक्योर जो है कर पाएंगे और प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना पाएंगे। तो यानी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन की जो प्रोसेस है ये इन सभी कार्यों के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन मतलब जहां आपका व्यवसाय स्थापित है वो आपकी लोकेशन होगी। वो लोकेशन कैसी होनी चाहिए? वो लोकेशन होनी चाहिए मार्केट के नज़दीक, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है आपके पास होनी चाहिए, उस लोकेशन में या उस लोकेशन पर रिसोर्सेज आपके अवेलेबल होने चाहिए, वहाँ पर कस्टमर्स भी होने चाहिए। आपकी लोकेशन ऐसी ना हो जहाँ पर आपको कस्टमर्स प्रॉपरली ना मिल पाए। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो, ऐसी जगह आपको चूज़ करनी चाहिए। आपको कंपटीटर्स पर एक कॉम्पिटिटिव एज मिल सके, आप आपके कंपटीटर से अच्छा बिजनेस कर सके, आपको ऐसी लोकेशन ढूंढनी चाहिए। और आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से कर सके वस्तुओं और सेवाओं का, ऐसी लोकेशन आपको हमेशा चूज करनी चाहिए। नेक्स्ट बिजनेस प्रोसेस इज प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट में हम व्यवसाय की अरेंजमेंट्स को देखते हैं, वो फिजिकल फैसिलिटीज को देखते हैं। जैसे कि व्यवसाय में मशीन्स कैसे लगेगी, कितनी मशीन लगेगी, कहाँ लगेगी, हमारे पास मटेरियल कितना परचेज किया जाएगा, परचेज करके हम कहाँ रखेंगे, किस स्टोर में रखेंगे। देन जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो चुका है उसे हम कहाँ रखेंगे, हमारे पास इन सारी चीज़ों को रखने के लिए वेकेंट स्पेस है या नहीं है, स्पेस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें प्लांट लेआउट में आ जाती है। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, इट इज अ process of organizing manufacturing activities in an organization. It is related to developing manufacturing plans and production control to ensure effective implementation of these plans. यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स एंड प्रोडक्शन कंट्रोल को इंश्योर करते हैं। अब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम पहले एस्टिमेट लगाते हैं कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। इन क्वांटिटीज़ को या इन प्रोडक्ट्स को किस रूटीन में, किस सीक्वेंस में हम प्रोड्यूस करेंगे। रिसोर्सेज जो हमारे पास है, वेदर इट इज़ रॉ मटेरियल, वेदर इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन सी जगह पर जो है हम कंज्यूम करेंगे, उसकी एलोकेशन भी हम इसमें देखते हैं। कौन सा लेबर उसको जो है उस प्रोड्यूस करेगा, ये भी चीज़ हम इसमें डिस्कस करते हैं। देन इसमें हम ये भी निर्धारित करते हैं कि जो टास्क, जो प्रोडक्शन, जो कार्य हम कर रहे हैं वो किस समय तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर समय पर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम वेरिएशन चेक करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो इसमें हम प्रोड्यूसर के द्वारा कस्टमर्स को प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा आपकी ब्रांड इमेज का लेवल होगा, उतनी ही अच्छी आप प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे,
प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि आप क्वालिटी के आधार पर जब प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर आप जो है इन फ्यूचर कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वालिटी अच्छी होगी तो डिमांड अच्छी होगी, डिमांड अच्छी होगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। देन द लास्ट इज कंप्लाई विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपकी जो आउटपुट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के सभी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना चाहिए, तभी आप एक अच्छी ब्रांड इमेज, एक अच्छा व्यवसाय का जो है वो मॉडल लोगों के सामने ला पाएंगे। इसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस में हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सभी चीज़ों से तो पहले से परिचित है, तो इनको इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फोर्थ जो हमारा स्टेप है मैंने आपको बताया था वो रहने वाला है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, इसके टाइप्स और इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब इसके कंटेंट की क्या क्या चीज़ें जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए वो हम आप स्टडी करेंगे। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, आसान शब्दों में पढ़े तो ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है, लिखित एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हम व्यवसाय का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी भविष्य में व्यवसाय को कैसे हम लोगों ने चलाना है, ये चीजें लिखी होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवसाय के उद्देश्य और कार्य करने का जो रोड मैप है, कैसे व्यवसाय ने प्रोग्रेस करनी है फ्यूचर में, कैसे व्यवसाय कार्य करेगा उसका रोड मैप, प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट करने हैं, हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से प्राप्त करेंगे, हम बिजनेस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और हमें इन्वेस्टर्स को और लैंडर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे अपना बिजनेस प्लान उनके सामने इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी होती है। अब कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके बारे में जब हम बात करें तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये सारे वो फीचर्स है, वो कंपोनेंट्स है जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये चीज़ें नहीं दी गई है, इट मीन्स कि योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, दैट इज नॉट कंप्लीट। क्या क्या चीज़ें आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दी होनी चाहिए? आपकी रिपोर्ट में दी होनी चाहिए डिटेल अबाउट प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट आपने बनाना है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, किस एज ग्रुप के लिए बनाना है, कहाँ वो प्रोड्यूस होगा, कौन सा उसमें रॉ मटेरियल लगेगा, ये सारी चीज़ें आपको जो है इसमें देनी पड़ेगी। साथ में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रोमोटर की डिटेल देनी पड़ेगी। प्रोमोटर कौन है? वो व्यक्ति जिसने व्यवसाय को स्थापित किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। उसके बाद कि आपने जो प्रोजेक्ट स्थापित किया है, जो आपने जो बिजनेस स्थापित किया है या आपने जो बिजनेस स्थापित करना है, उसकी लोकेशन क्या रहने वाली है, कहाँ आप उसको स्थापित करेंगे। देन लैंड एंड बिल्डिंग, आपके प्रोजेक्ट की लैंड कहाँ रहेगी, आपके प्रोजेक्ट का भवन कहाँ रहेगा, आपके पास कौन सी प्लांट, कौन सी मशीनरी जो है आपके पास रहने वाली है, कैसे आप उसका यूज़ करेंगे। फिर आपकी उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसकी प्रोसेस से संबंधित सारी जानकारी इसमें दी होनी चाहिए। आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, आपके पास कम्युनिकेशन का कैसा नेटवर्क है, कम्युनिकेशन का चैनल कैसा है, ये चीज़ें भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल आपको कहाँ से
एक्वायर करना है, किस क्वांटिटी में एक्वायर करना है, किस रेट पे जो है आपने एक्वायर करना है, आपकी सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल कितने हैं। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि रॉ मटेरियल के सप्लायर जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही ज़्यादा व्यवसाय की लाइफ रहती है, क्योंकि सडन कहीं अगर शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की तो व्यवसाय बंद हो सकता है। अगला है इंफॉर्मेशन ऑफ मैन पावर, यानी कि आपके व्यवसाय में कितने व्यक्ति काम करेंगे, किस किस पोजीशन पे काम करेंगे, आपके मैनेजर्स कितने रहेंगे, सीईओ, सीएमडी, सुपरवाइजर्स एट्सेट्रा। आपकी मैन पावर में सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो भी व्यवसाय को जो है वो कार्य करने में लगे हुए। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट, किस मार्केट में जो है आप कार्य कर रहे हैं, उस मार्केट की क्या पोजीशन है, किस तरह का वो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोली है, या फिर ओलिगोपोली है एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में जो है आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। फिर आपके व्यवसाय में वर्किंग कैपिटल की कितनी आवश्यकता है। अब हम वर्किंग कैपिटल में बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। वर्किंग कैपिटल में हम लोग लिक्विडिटी को जब स्टडी करते हैं तो हम प्रोजेक्ट की जो लाइफ है उसको स्टडी करते हैं, आपका जो कैश पे बैक पीरियड है वो सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी है। तो वो आपको कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। अगला जो यहाँ पे कंटेंट रहने वाला है, जो कि अंतिम भी रहने वाला है इस कंटेंट वाली लिस्ट का, वो है फंड की रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको व्यवसाय के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है और वो पैसा किन किन सोर्सेज से व्यवसाय जो है वो प्राप्त करेगा। ये चीज़ें भी आपको देनी पड़ेगी। अगला जो यहाँ पे स्लाइड रहने वाला है दैट इज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दो तरीके से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली जो रिपोर्ट रहने वाली है वो है रिटन और दूसरी है ओरल। अब रिटन मतलब जब आप सारी चीज़ें राइटिंग फॉर्म में रख रहे हैं, और ओरल रिपोर्ट मतलब जब आप इस रिटन रिपोर्ट को बोलकर अपने मौखिक प्रक्रिया के माध्यम से बता रहे हैं, उसको आप ओरल रिपोर्ट कहेंगे। तो रिटन रिपोर्ट की ये सारे कंपोनेंट होने चाहिए। रीडर सेटिस्फाई होना चाहिए, इजी टू फॉलो, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड आउटलाइंस, ग्राफिक्स का यूज़ करना चाहिए अगर इसको अट्रैक्टिव बनाना है, टर्मिनोलॉजी ऑब्जेक्टिविटी झलकनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, और रिपोर्ट ऐसी नहीं चाहिए जिसको प्रेजेंट किया जा सके। ओरल में ये जो ओरल रिपोर्ट है ये हमेशा तैयार की जाती है रिटर्न रिपोर्ट के माध्यम से, यानी कि आप रिटर्न रिपोर्ट को ही ओरली एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके लिए आपको ऑडियंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए ऑडियंस के साथ आई टू आई कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको अपने आइडिया को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ये है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आपका लास्ट यहाँ कंपोनेंट रहने वाला है इस यूनिट का वो है प्रोजेक्ट अप्रेजल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से इस चीज़ को आपने पढ़ना है। प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करें तो ये कुछ नहीं है, ये प्रोजेक्ट को स्कैन करने की एक प्रक्रिया है, एक एनालिसिस करने की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसी बिजनेस अल्टरनेटिव को चूज कर सके जो कि बेस्ट प्रॉफिटेबल है। यानी मान लीजिए आपके पास 10 प्रोजेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, आप 10 प्रोजेक्ट में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, तो आप किसे चूज करेंगे? आप उसी प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। लेकिन वो लाभदायक है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा प्रोजेक्ट अप्रेजल के माध्यम से। तो अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़े या इस मीनिंग को पढ़े जो सामने लिखा है, वो है
कि प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ कंप्लीट स्कैनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट। जो ऑप्शन आपके पास है उसकी कंप्लीट स्कैनिंग। इट इज ए कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट्स with an objective to adjust the best profitable प्रोडक्ट कह लीजिए या प्रोडक्ट कह लीजिए, बात है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट अप्रेजल की जो प्रोसेस है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है अलग अलग प्रपोजल्स का, ठीक है। और जो बेस्ट सुटेबल प्रपोजल होगा जिसमें कॉस्ट कम से कम प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, वो प्रोजेक्ट प्रपोजल हमारा प्रोजेक्ट प्लान या जिसको बाद में हम नाम देते हैं बिजनेस प्लान, वो बन जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट अप्रेजल है इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर बिजनेसमैन शुड एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट और ही शुड रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को आप प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो हमारे पास ऑप्शन है उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। प्रोजेक्ट अप्रेजल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स एंटी एनालिसिस, एक्स पोस्ट एनालिसिस। देखो एक्स हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, ये एनालिसिस है बिजनेस का, बिजनेस अल्टरनेटिव्स का। तो अगर हम किसी नए प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग अप्रेजल करते हैं, नए प्रोजेक्ट के आइडिया को एनालाइज करते हैं, तो उसे हम नाम देंगे एक्स एंटी एनालिसिस। और अगर हम किसी ऐसे बिजनेस की प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं जो पहले से काम कर रहा है, उसे हम नाम देंगे एक्स पोस्ट एनालिसिस। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के आखिर उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल? बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट अप्रेजल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना। यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट कितना होगा। अगर बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, दैट प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल। और अगर कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कंपेरेटिवली कम है, तो उस केस में इट विल बी always risky and will always give losses to the businessman. So he should not choose that kind of project where cost is maximum. Next is examine productivity and efficiency of project. यानी किसी प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी कितनी रहेगी और वो प्रोजेक्ट जो है जिसको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कितना एफिशिएंट है। ये चीज़ें भी हम जो है इस प्रोजेक्ट अप्रेजल के माध्यम से जान सकते हैं। अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है टू एग्जामिन रिस्क एंड टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज इट। अब रिस्क को एग्जामिन करना, कितना रिस्क है, और उस रिस्क के आधार पर ये चीज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इस तरह से फ्रेम करना है ताकि उस रिस्क को कम से कम किया जा सके। ये भी एक उद्देश्य रहता है प्रोजेक्ट अप्रेजल का, क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रेजल से ऑटोमेटिकली हमें ये पता लग जाता है कि प्रोजेक्ट कितना रिस्की है। नेक्स्ट इज चेक सूटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, जिसे हम जो है यूज़ करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट की हमारे लिए सूटेबिलिटी है या नहीं है। हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैन पावर या अदर वर्किंग कंडीशंस अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट अप्रेजल के माध्यम से हमें पता लग जाती है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट एज अ प्रूफ ऑफ पॉसिबल सक्सेस बिफोर इन्वेस्टर्स। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल से जब इसके आउटकम हमें प्राप्त होते हैं
तो उन आउटकम्स को हम इन्वेस्टर्स के सामने रख सकते हैं कि भाई ये हमारा प्लान है, इस प्लान की सक्सेस रेट इतनी है, हम इतने परसेंटेज से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उन सभी आउटपुट को देख के, उन सभी रिजल्ट्स को देख के इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस किया जा सकता है, और अगर वो इम्प्रेस हो गए तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके बिजनेस में। नेक्स्ट इज टू असेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल कितनी आवश्यक है, कितनी मेंटेन करनी है, और कितनी जो है वो सफिशिएंट है अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट अप्रेजल के माध्यम से ही पता लगती है। द लास्ट वन इज टू टेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम आउटसाइडर्स एक्सपर्ट्स। अब इसमें जब हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं तो प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए हम आउटसाइडर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब आउटसाइडर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर तो यह नहीं किया। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, यानी हम बात तो कर रहे हैं कि हम बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्लान, जिसे हम नाम देते हैं बिजनेस प्रोजेक्ट, उसको हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, यानी कि उसका प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे कैसे? तो 3 तरीके हैं। पहला है विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यानी कि आपके व्यवसाय का कैश फ्लो कैसा है, इससे हमें प्रोजेक्ट की सिचुएशन, प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी का पता लग जाएगा। अगर कैश फ्लो अच्छा है और सफिशिएंट क्वांटिटी में कैश जो है आपको बिजनेस में आ रहा है तो फिर वो प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो इट मीन्स दैट प्रोजेक्ट इज रिस्की एंड मे बी फॉल्टी ऑल्सो। दूसरा जो तरीका है वो है रेशियो एनालिसिस करके। अब रेशियो एनालिसिस में हम बहुत सारी रेशियोज को स्टडी करते हैं। करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है। तो इन रेशियोज के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि व्यवसाय की लाभ प्रतिशतता कितनी है, कितने परसेंट प्रॉफिट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको रेशियो एनालिसिस से पता लगती है। तो रेशियो 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज यहाँ पे आपको दी गई है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो की कैटेगरी में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो में। नेट प्रॉफिट रेशियोज दैट इज टर्नओवर रेशियो में आपके पास आएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और लेवरेजेस में डेट इक्विटी रेशियो एंड फिक्स्ड एसेट रेशियो। ये सारी चीज़ें जो है आपको हेल्प करती है किसी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को मेजर करने में। एंड द लास्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो इससे भी आपको ये पता लग जाता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे प्रोजेक्ट अप्रेजल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड बिजनेस आइडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी यूनिट 4 कवर हो जाती है। इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू।